वेलकम बैक गाइस। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेजरी ऑफ नॉलेज में। मेरा नाम है विजय और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश जीके के कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न और डिटेल में डिस्कस करेंगे। एचपीयू बीएड एंट्रांस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप लोग एचपीयू बीएड एंट्रांस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो डाल दी है। पिछली वीडियो में मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 में एचपीयू बीएड एंट्रांस में, उसको डिटेल में डिस्कस किया है। आप लोग चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। मूव करते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, असनी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये जो असनी नदी है इसको कई बार अश्वनी नदी भी लिखा हुआ आता है पेपर में, तो कंफ्यूज नहीं करेंगे। असनी नदी या अश्वनी नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए है आपका ब्यास नदी की, ऑप्शन बी है चिनाब नदी की, ऑप्शन सी है रावी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अश्वनी नदी जो है, असनी नदी सोलन में जो है गिरी नदी से मिलती है और साधुपुल के पास में सोलन में असनी नदी जो है वो गिरी नदी से मिलती है और गिरी नदी जो है वो यमुना नदी से मिलती है। तो यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है ये। और यमुना नदी की और कौन कौन सी जो सहायक नदी है कौन कौन सी है? जलाल, वाटा, पटसरी, मारकंडा, आंध्रा, पब्बर, ये सारी नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? यमुना की। गिरी होगी किसकी है? यमुना की सहायक नदी है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं इसको। समझने के लिए यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे ये यहाँ से आ रही है आपकी गिरी नदी और ये आ रही है आपकी, मान लेते हैं अभी के लिए कि ये है असनी नदी। तो ये दोनों नदियाँ मिलकर जब आगे बढ़ती है तो यहाँ से जो मान लेते हैं ये यमुना नदी है और ये यमुना नदी से आकर आकर मिल जाती है। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर है कुछ। असनी नदी जो गिरी नदी में मिलती है साधुपुल सोलन के पास में, जगह का नाम है साधुपुल, और वहाँ से जो गिरी नदी है ये जाकर मिलती है यमुना नदी से। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ से और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि चिनाब नदी, ऑप्शन बी में आप लोग देख पा रहे होंगे। ऑप्शन बी में चिनाब नदी। चिनाब नदी से क्या प्रश्न बनता है कि एक मियार नाला किसका सहायक नाला है या किसकी सहायक नदी है? मियार नाला, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा जाता है ये भी, मियार नाला। और ये किसका है? चिनाब नदी का है। एक और आता है सेंचू नाला, ये भी किसका सहायक नदी है? ये भी चिनाब की सहायक नदी है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। अच्छा, नदियों के जो वैदिक और संस्कृत नाम से भी प्रश्न बनते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये नदियों वाला। और इसमें से जो वैदिक और संस्कृत नाम से प्रश्न आते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग हर पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, चाहे भी एचपीयू बीएड एंट्रांस एग्जाम है, चाहे एचपीएसएससी के एग्जाम्स होते हैं। तो हम अगर बात करें ब्यास की, तो ब्यास का जो संस्कृत नाम है वो है पिपाशा। और अगर हम बात करें वैदिक नाम का ब्यास का, ऑप्शन ए में आप लोग देख पा रहे होंगे, तो अर्जिकिया। नोट कर लेंगे, अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो उसको नोट करते रहिए। ब्यास का संस्कृत नाम है विपाशा और वैदिक नाम है अर्जिकिया, नोट रखेंगे। रावी नदी की अगर हम बात करें, ऑप्शन सी में आप लोग देख पा रहे होंगे, रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो है पुरुषनी और संस्कृत नाम है इरावती। क्या है? रावी का जो संस्कृत नाम है वो क्या है? इरावती। और रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? पुरुषनी। इसको भी नोट रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान जरूर रखेंगे। अर्जिकिया की अगर हम बात करें, अर्जिकिया व्यास का नाम है और वैदिक नाम है, ये मैंने बता दिया है, इंपॉर्टेंट है। चिनाब की अगर हम बात करते हैं तो चिनाब का अस्किनी वैदिक नाम है, पेपर में जरूर पूछा जाता है। अच्छा, एक और प्रश्न बनता है कि कालिंदी किसका जो है पुराना नाम है? तो किसका नाम है? यमुना का है। क्या? कालिंदी। पेपर में प्रश्न आए तो कालिंदी किस नदी का पुराना नाम है? यमुना नदी का पुराना नाम है। अगर सतलुज की अगर हम बात करें, सतलुज का क्या है? सतलुज का वैदिक नाम जो है वो शतुद्री और संस्कृत नाम क्या है? स्तुद्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनते हैं, उम्मीद आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिमला किस वर्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी बनी? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार आता है। 1966, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, 1966 से और भी माइंड में आपके स्पार्क करना चाहिए, क्या क्या? द ग्रेट हिमाचल कब बना था? ग्रेट हिमाचल ये बना था आपका 1966 में। इसके पीछे मैंने पूरी स्टोरी आप लोगों को बता दी हुई है, लेकिन आज फिर से डिस्कस कर लेते हैं। 1948 में हिमाचल प्रदेश के चार जिले थे। 1954 में जो है बिलासपुर को ऐड किया गया जाता है और 1960 में 1960 में जो है किन्नौर को ऐड किया जाता है। तो 4 और 2 6 जिले हो गए हैं हिमाचल प्रदेश के 1960 तक। उसके बाद 1966 में 4 जिले और जोड़े जाते हैं। कौन कौन से जोड़े जाते हैं?
कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला। तो हिमाचल प्रदेश के जिले हो जाते हैं 10। कितने हो जाते हैं? 10 जिले हो जाते हैं हिमाचल प्रदेश के। और तभी जो है 1 नवंबर 1966 को जो है ग्रेट हिमाचल बनता है। क्या बनता है? ग्रेट हिमाचल, जिसको विशाल हिमाचल से भी जाना जाता है। और पेपर में ये प्रश्न भी बनता है कि ग्रेट हिमाचल कब बना था, तो कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 जिले जो ऐड किए थे, 10 जिले हो गए थे हिमाचल प्रदेश के। तभी जो है शिमला को जो राजधानी बनाया जाता है हिमाचल प्रदेश की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में जरूर ये क्वेश्चन बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा, इसको मैं स्टार लगा देता हूँ यहाँ पर, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन आता है कि शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता 1972 में हुआ है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कब हुआ है? 1972। HPBA एंट्रांस एग्जाम में पेपर में प्रश्न जरूर आता है। ओके, एक और प्रश्न आता है कि शिमला जो है पंजाब की राजधानी कब तक रही थी, कब तक बनी थी? तो ये बनी थी 1953 तक। मैं कर रहा हूँ अभी बात शिमला की। शिमला जो है पंजाब की राजधानी कब बनी थी? 1953 तक जो है शिमला जो है पंजाब की राजधानी थी। ये भी नोट रख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा। प्रश्न तो वैसे बहुत सारे बनते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम की स्थापना कब हुई है? तो 1974 में हुई है। स्टेट म्यूजियम कहाँ है? राज्य संग्रहालय जिसको कहते हैं, शिमला में है। और आकाशवाणी जो शिमला है, इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1955 में हुई है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में प्रश्न बनता है। तो जानने को बहुत कुछ है, लेकिन हम चाहते हैं कि वीडियो में कम कंटेंट हो लेकिन क्वालिटी कंटेंट हो, ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को समझाए। तो जितना जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को डिलीवर कर सकता हूँ कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दुधौन और पार्वती ग्लेशियर किस जिले में स्थित है? तो दुधौन और पार्वती ग्लेशियर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाम से थोड़ा स्पार्क कर रहा होगा आपको कि दुधौन पार्वती नाम से, पार्वती नदी आप लोगों को पता ही है, कुल्लू जिले में। और ये ग्लेशियर भी है पार्वती ग्लेशियर, और दुधौन भी ये ग्लेशियर है। ये सिंगल भी आता है कई बार कि दुधौन ग्लेशियर इनमें से किस जिले में है? तो किस जिले में है? कुल्लू जिले में है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछा जाता है। अच्छा, कुछ एक और हम बात कर लेते हैं, जैसे कि एक और आता है इंपॉर्टेंट, भादल ग्लेशियर। कौन सा? भादल ग्लेशियर, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है। इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार डिस्कस करते रहना चाहिए इनको, और ये पेपर में जरूर आ जाते हैं। भादल ग्लेशियर कहाँ है? कांगड़ा जिले में है, और ये बड़ा बंगाल में पड़ता है। और भादल ग्लेशियर जो है वो रावी नदी को पानी देता है। तो मतलब भादल ग्लेशियर से जो है रावी नदी को पानी मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। भादल ग्लेशियर कहाँ है? कांगड़ा में है, बड़ा बंगाल में है। अच्छा, और भी कुछ एक बात कर लेते हैं हम ग्लेशियर्स की। एक और आता है कि जो आपका लेडी ऑफ केलोंग क्या है? प्रश्न इस प्रकार से आएगा कि लेडी ऑफ केलोंग क्या है? तो लेडी ऑफ केलोंग क्या है? लेडी ऑफ केलोंग है आपका, ऐसे प्रश्न आंसर ऑप्शंस होंगे कि पर्वत है, पहाड़ है, दर्रा है, ऑप्शन डी ग्लेशियर है। तो क्या है? लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर है। कहाँ है? लाहौल स्पीति में है। और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? बड़ा शिगड़ी। प्रश्न इस प्रकार से भी आता है कि हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियर को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? शिगड़ी कहा जाता है। इसलिए ये थोड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, आप लोगों से काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील 7 झीलों का समूह कहलाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में बार बार आता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। लामा झील जो है 7 झीलों का समूह कहलाती है। यहाँ पर 7 जिले हैं, और कौन सी जिले में पड़ती है? तो आप लोगों को याद आ रहा होगा, ये मैंने डिस्कस भी की हुई है। चंबा जिले में पड़ती है लामा झील जो है। कहाँ पड़ती है? चंबा जिले में पड़ती है। अच्छा, चंबा जिले की जो ऑप्शन ए में देख पा रहे हो आप लोग, गड़ासुर झील, ये भी मैंने बताई हुई है, ये चंबा जिले में पड़ती है भी, चुराह तहसील में। अगर आप लोगों को जियोग्राफिकली याद रखना है, जियोग्राफिकली इसको याद रखना है। गड़ासुर झील कहाँ है? चंबा जिले में है। लामा झील कहाँ है? चंबा जिले में। 7 झीलों का समूह किसे कहते हैं? लामा झील को कहते हैं। अच्छा, चंबा जिले की और झीलें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे महाकाली झील और मणिमहेश झील, चंद्रकूप झील, खजियार झील, ये सारी इंपॉर्टेंट झीलें हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। चंद्रकूप झील वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल फ्रिक्वेंटली पूछी जा रही है, इसको नोट में रखेंगे। चंद्रकूप झील कहाँ है? ये आपकी चंबा जिले में। और ये 3 सिमिलर नेम की है, चंद्रताल, चंद्रनाहन और चंद्रकूप। चंद्रनाहन जो है वो है आपकी शिमला में। नाहन की बात कर रहे हैं, आप लोगों ने ध्यान रखना है शब्दों पर। नाहन, चंद्रनाहन कहाँ है? शिमला में है। चंद्रताल कहाँ है? लाहौल स्पीति में है। चंद्रकूप कहाँ है? चंबा में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ से जरूर एक ना एक क्वेश्चन बनता है पेपर में, आप लोग नोट कर लेंगे, स्टार लगा दिया है मैंने। नाको झील की बात करें हम, ऑप्शन बी में देख पा रहे होंगे। नाको झील कहाँ है? किन्नौर में है। अच्छा, किन्नौर से एक और झील आती है, कौन सी? सोरंग झील। कौन सी? सोरंग झील कहाँ है? किन्नौर में है, नोट रखेंगे, फ्रिक्वेंटली पूछी जा रही है। रेणुका झील के बारे में मैंने आप लोगों को काफ़ी कुछ बता के रखा हुआ है, फिर से डिस्कस कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? रेणुका है। और कौन से जिले में है? सिरमौर में है। उम्मीद है आप लोग यहाँ पर काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त कर ली होगी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बंदर घाटी कहाँ पर है?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आजकल ये फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है। बंदर घाटी जो है वो चंबा जिले में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। बंदर घाटी कहाँ है? चंबा जिले में है। अच्छा, चंबा जिले को और किस घाटी के नाम से जाना जाता है? दूध और शहद की घाटी के नाम से जाना जाता है। पेपर में प्रश्न बनता है कि दूध और घाटी के नाम से किस जिले को जाना जाता है, किस घाटी को जाना जाता है? तो चंबा घाटी को जो है जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में जरूर यहाँ से क्वेश्चन बनता है, स्टार लगा देता हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा। बंदर घाटी कहाँ है? चंबा में है। दूध और शहद की घाटी किसे कहा जाता है? चंबा को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन बनता है। अच्छा, एक और घाटी है, पेपर में जरूर पूछी जाती है, हांगरंग घाटी। कौन सी? हांगरंग घाटी। और ये कौन से जिले में है? ये है आपकी किन्नौर जिले में। और इसके पीछे मैंने स्टोरी बताई थी कि बुशहर के राजा केहरी सिंह ने जो है, केहरी सिंह को जो है ये जागीर के तौर पर मिली थी तिब्बत से। किससे? तिब्बत से। पेपर में क्वेश्चन बनता है। अच्छा, केहरी सिंह को और किस नाम से जाना जाता था? अजान बाहू के नाम से जाना जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हांगरंग घाटी का जो कंसेप्ट है इसको आप समझ लीजिए। जो राजा केहरी सिंह थे बुशहर के रियासत के, इनको जो है जागीर के रूप में मिली थी। किससे? तिब्बत से। कौन सी? हांगरंग घाटी। कौन से जिले में है वर्तमान में? किन्नौर जिले में है। अच्छा, किन्नौर जिले की कुछ एक और जो पेपर में फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है, एक है आपकी मुलगन घाटी और एक है आपकी यूल घाटी। वैसे तो किन्नौर में बहुत सारी घाटियाँ हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। एक है आपकी मुलगन घाटी, एक है आपकी यूल घाटी। यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा इनको, पेपर में जरूर पूछी जाती है। मुलगन घाटी और यूल घाटी जो है वो कहाँ है? आपकी किन्नौर जिले में है। वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में बार बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अच्छा, एक और आती है, इमला बिमला घाटी कौन से जिले में है? प्रश्न इस प्रकार से आता है कि इमला बिमला घाटी किस जिले में है? ऑप्शन आ जाएंगे आपको, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति। तो इमला बिमला घाटी जो है वो मंडी जिले में है। साथ ही अगर आए कि चौहरा घाटी कहाँ है, तो वो भी कहाँ है? वो भी चौहार घाटी। चौहार घाटी कहाँ है? मंडी जिले में है। चौतड़ा जो है कहाँ है? चौतड़ा घाटी वो भी कहाँ है? आपकी मंडी जिले में है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है। उम्मीद है आप लोग काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुकेती किसकी सहायक नदी है? तो सुकेती किसकी सहायक नदी है? ये है आपकी ब्यास की सहायक नदी। और कौन से जिले में है? मंडी जिले में है। ये सुकेती जो है मंडी जिले में ब्यास की सहायक नदी है। अच्छा, आप लोग कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है सिमिलर नेम का कि सुकेती फॉजिल पार्क कहाँ है? सुकेती जीवाश्म जो उद्यान है वो कहाँ पर है? ऐसे प्रश्न बनता है। तो कहाँ पर है? सिरमौर में है। फॉजिल पार्क क्या होते हैं? फॉजिल्स क्या होते हैं? जीवाश्म क्या होते हैं? जो बहुत पुराने समय से, काफ़ी लंबे समय से जो जीवाश्म अवशेष जो होते हैं वो दबे रहते हैं ज़मीन के नीचे। जब वो निकलते हैं मिट्टी से, जब इंसानों को मिलते हैं, तो उसे जो है फॉजिल पार्क कहा जाता है। जीवाश्म जो है कई सालों तक जब मिट्टी में दबे रहते हैं, तो जो मिलते हैं उसको फॉजिल्स कहा जाता है। तो वो जो है सुकेती फॉजिल पार्क, मतलब कि सुकेती जो पार्क है, फॉजिल पार्क, वो सिरमौर जिले में है। और सुकेती नदी जो है वो मंडी जिले में है। और ब्यास की जो है वो सहायक नदी है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, आप लोग इसको नोट रखेंगे। और ब्यास, यहाँ से नदियों वाले प्रश्न, नदियों वाला टॉपिक जो है, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि कौन सी नदी कहाँ से एंटर करती है और कहाँ से हिमाचल को छोड़ती है। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो जान लेते हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा। ब्यास नदी जो है बजौरा के पास में मंडी में प्रवेश करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि ब्यास नदी जो है मंडी जिले में कौन सी जगह से प्रवेश करती है? तो 4 ऑप्शन होंगे। तो कहाँ से करती है? बजौरा से करती है। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि ब्यास नदी जो वो कांगड़ा में कहाँ से, कहाँ पर एंटर करती है? एंटर मतलब एंटर करती है, तो कहाँ करती है? कांगड़ा जिले की बात करें, संधौल में एंटर करती है, कांगड़ा में ब्यास नदी की बात कर रहा हूँ। और हिमाचल प्रदेश को कहाँ छोड़ती है? हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है ये मिर्थल में। कहाँ? मिर्थल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ब्यास नदी जो भी हिमाचल प्रदेश को कहाँ छोड़ती है? मिर्थल में छोड़ती है। आप इसको नोट कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, बाकी की भी बात कर लेते हैं। जैसे रावी नदी दिया हुआ है, तो रावी नदी जो है वो खेरी नामक स्थान पर जो है हिमाचल प्रदेश को छोड़ देती है, खेरी। और कहाँ एंटर कर जाती है फिर ये? खेरी से जम्मू कश्मीर में जो है एंटर कर जाती है। रावी नदी की इस बार मैं बात कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये नाम। अच्छा, बाकी की भी बात कर लेते हैं। ऑप्शन बी में आप लोग देख पा रहे होंगे, यमुना। यमुना जो है वो सिरमौर जिले में एंटर कहाँ से करती है? खोदरी माजरी से एंटर करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट रखेंगे। और हिमाचल प्रदेश को कहाँ छोड़ती है? ताजेवाला में छोड़ती है। और ताजेवाला में छोड़ने के बाद ये हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। यमुना की मैं अभी बात कर रहा हूँ। कौन कौन सी जगह बताई? एंटर करती है यमुना आपकी खोदरी माजरी से, और हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है आपकी ताजेवाला से, और हरियाणा में प्रवेश करती है। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, उम्मीद है। सतलुज की अगर हम बात करें, तो सतलुज जो है ये आपकी एंटर करती है शिपकी से, किन्नौर में, शिपकी नामक स्थान से जो है किन्नौर में जो है हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। सतलुज की बात कर रहा हूँ। और हिमाचल को कहाँ से छोड़ती है? ये छोड़ती है आपकी भाखड़ा
जो गांव है वहां से वो हिमाचल को छोड़कर पंजाब में प्रवेश कर जाती है। सतलुज नदी की बात कर रहा हूँ मैं। ऑप्शन ए आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर था, स्वेती किसकी सहायक नदी है, तो ब्यास की सहायक नदी है और मंडी जिले में है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बांदली अभयारण्य निम्न में से किस स्थान पर है। बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कौन से जिले में है, ऑप्शन बी मंडी जिले में है। अच्छा, मंडी जिले की 3 इंपॉर्टेंट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, बांदली, नागरू, शिकारी देवी, ये तीनों पूछी जाती है पेपर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा देता हूँ, तीनों इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर पूछी जाती है तीनों। कौन कौन सी बताई मैंने, बांदली, नागरू और शिकारी देवी। कहाँ है, मंडी जिले में है। कब बनी थी, कब एस्टेब्लिश की गई थी, 1962 में। आजकल ऐसा भी प्रश्न आ रहा है फ्रिक्वेंटली कि इनसे ये पूछा जाता है कि कब बनी थी, तो कब बनी थी ये, 1962 में बनी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग नोट रख लेंगे। मंडी जिले की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इनकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, बाकियों की भी बात कर लेते हैं, जैसे शिमला की। शिमला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब एस्टेब्लिश की गई थी, माफ़ी चाहूँगा, कब, कौन सी है शिमला की फेमस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है, वो है आपकी तालरा। तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये पूछी जाती है, ध्यान रखेंगे आप लोग, नोट रखेंगे। शिमला में है तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ है, शिमला जिले में है। अगर हम बात करें कुल्लू जिले की, कुल्लू जिले की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछी जाती है, खोखन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, कुल्लू जिले में है। ऑप्शन सी में आप लोग देख पा रहे होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा, जरूर नोट कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है कि खोखन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, कुल्लू जिले में है। वेरी इंपॉर्टेंट, तो सारी लगभग मैंने डिस्कस कर दी है यहाँ पर। तो ये जो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हामटा दर्रा किस जिले में स्थित है, तो हामटा दर्रा किस जिले में स्थित है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, कुल्लू जिले में है। कहाँ है, कुल्लू जिले में है। अच्छा, कुल्लू जिले के कुछ एक और दर्रे जो है पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, जिन्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं। चंद्रखैनी दर्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा जाता है कि चंद्रखैनी दर्रा जो है वो कहाँ है, वो है आपका कुल्लू जिले में। रोहतांग दर्रा कहाँ है, कुल्लू जिले में। रोहतांग दर्रे से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि अटल टनल जो है वो रोहतांग दर्रे में ही बनी हुई है। और साथ ही यहाँ से क्वेश्चन एक और आता है कि जो रोहतांग दर्रा वो किसको जोड़ता है। ऑप्शन आएंगे कुल्लू को लाहौल से, कुल्लू को स्पीति से, तो पार्टिकुलर याद रखना है, कुल्लू को लाहौल से जोड़ता है कौन सा, रोहतांग दर्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। चंद्रखैनी दर्रा बताया, हामटा दर्रा बताया, रोहतांग दर्रा बताया, कहाँ है, कुल्लू जिले के दर्रे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें चंबा की, चंबा में कौन कौन से, एक है आपका कालीछो पास दर्रा जिसको कहते हैं, एक है आपका चौबिया पास, एक आपका दुग्गी पास, एक आपका कुक्ती पास। ये सारे पास जो है वो भरमौर को लाहौल से जोड़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछे भी जाते हैं, कौन कौन से बताए, फिर से नोट कर लीजिएगा। कालीछो पास, कुक्ती पास, चौबिया पास, दुग्गी पास, ये जो है सारे जो है भरमौर को लाहौल स्पीति से जोड़ते हैं। इंपॉर्टेंट है, चंबा जिले में है और बार बार पूछे जाते हैं चंबा जिले के। अच्छा, एक और आता है बसोदन पास, किसके बीच में है, चंबा और भटियात के बीच में है। भटियात तहसील चंबा की, चंबा और भटियात के बीच में कौन सा पास है, बसोदन। बसोदन दर्रा कहाँ है, चंबा जिले में है। नोट रखेंगे इसको भी आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, तो अगर हम बात करें कांगड़ा की, कांगड़ा के है आपके इंद्रहार पास। इंद्रहार पास जो है वो कांगड़ा को भरमौर से जोड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कौन सा बताया मैंने, इंद्रहार पास। और एक और तामसर दर्रा भी पेपर में आता है। ये सारे दर्रे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको लाइटली मत लीजिएगा, नोट कर लीजिए। तामसर दर्रा जो है वो चंबा और कांगड़ा के बीच में है और ये कांगड़ा जिले में पड़ता है। मुकोड़ी जोत जो है वो भी कांगड़ा में पड़ता है, ये चंबा कांगड़ा में पड़ता को जोड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करके रख लेंगे। कांगड़ा के बताए मैंने कौन कौन से, इंद्रहार, तामसर और मुकोड़ी जोत जो है कांगड़ा के इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मशरूम अनुसंधान निदेशालय हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये किस जिले में है, ऑप्शन ए सोलन जिले में स्थित है। और प्रश्न यहाँ से ये भी बनता है कि मशरूम सिटी किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, सोलन को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अच्छा, अगर हम शिमला की बात करें तो शिमला में कौन सा है, सिपरी, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। कौन सा, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, शिमला में है, कुफरी में है। अच्छा, इसकी एक और शाखा है बिमलोई में, और ये 2021 के पेपर में भी आया था ऑप्शन कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो बिमलोई में। तो ये आप लोगों ने नोट रखना है, कई बार जो है वो कुफरी नहीं देते हैं, बिमलोई देते हैं, तो बिमलोई में जो है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, 2021 या 20 के एग्जाम में जो है ये प्रश्न आया हुआ है कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, और ऑप्शन में नीचे कुफरी नहीं था, बिमलोई था। तो ऑप्शन बी इसका, माफ़ी चाहूँगा, जो शिमला का सिपरी है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, बिमलोई, और कुफरी ऑप्शन आए तो कुफरी भी इसका सही आंसर होगा। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे।
अगर हम बात करें सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट की, तो 1956 में जो है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है पटना से शिमला स्थानांतरित किया गया था। मतलब पहले कहाँ था, ये पटना में था, लेकिन शिमला कब स्थानांतरित किया गया, 1956 में किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग नोट रखेंगे। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर का नलबाड़ी मेला किस महीने में होता है, किस महीने में लगता है, तो ये लगता है आपका मार्च माह में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में क्वेश्चन आता है। और मैंने पिछली वीडियो में इतना बताया था कि जो नलबाड़ी मेला है ये बिलासपुर जिले में लगता है। एक तो ऐसा भी याद रखना क्योंकि पेपर में आ सकता है कि नलबाड़ी मेला कौन से जिले में लगता है, तो बिलासपुर में लगता है। और ये कब शुरू किया गया था, 1889 में शुरू किया गया था। और किसने शुरू करवाया था, दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि नलबाड़ी मेला जो है वो किसने शुरू करवाया है, तो ये करवाया आपका डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने। और कब शुरू करवाया, 1889 में। और ये पशुओं का मेला है, ये भी ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कौन से माह में लगता है, मार्च माह में लगता है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर काफ़ी कुछ। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वर्ष हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई है, तो ऑप्शन ए है 1975, ऑप्शन बी है 1977, ऑप्शन सी है 1980, ऑप्शन डी है 1984। तो इसकी जो स्थापना हुई है, यहाँ पर ऑप्शन सारे ही गलत है। इसकी स्थापना जो हुई है वो हुई है 1969 में। और कहाँ हुई है, ये शिमला में हुई है। तो 1969 में जो है हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जहाँ पर आप लोगों को पता है आपके 10th प्लस 2 के सर्टिफिकेट और जो एग्ज़ाम करवाते हैं, तो ये कहाँ पर बना था, पहले एस्टेब्लिश कहाँ था, शिमला में था। कहाँ, शिमला में। और कब था, 1969 में। और अगर पूछा जाए कि इसका जो इतिहास रहा है वो 1983 में जो इसे धर्मशाला जो है वो स्थानांतरित किया गया था। मतलब इसको बाद में धर्मशाला एस्टेब्लिश किया गया था, बदला गया था 1983 में। नोट रखेंगे इसको। 1969 में शिमला में बना था, ये एस्टेब्लिश हुआ था। और 1983 में इसको धर्मशाला स्थानांतरित किया गया था। अगर जियोग्राफिकली याद रखना है तो जहाँ पर वॉर मेमोरियल है धर्मशाला में, पूछा जाता है कि वॉर मेमोरियल कहाँ है, तो धर्मशाला में है। उसके साथ में ही है एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, नोट रखेंगे। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे काफ़ी कुछ यहाँ से। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले में शहरी जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है, तो शहरी जनसंख्या की बात की जा रही है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। शिमला में जो है सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, उम्मीद है आप लोग इसको भी नोट कर लेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है कि जो परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, शिमला में है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिरमौर में किस वर्ष पजौता आंदोलन शुरू हुआ था, तो पजौता लिखा है, पजौता है ये। पजौता किसान आंदोलन कहाँ शुरू हुआ है, सिरमौर में हुआ था। और कब हुआ था, 1942 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में बार बार प्रश्न आता है कि पजौता आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1942 में, 1942। और 1939 में क्या हुआ था, धामी गोलीकांड हुआ था। इसको भी, इस सन को भी याद रखेंगे आप लोग, 1939 धामी गोलीकांड, 1942 में पजौता किसान आंदोलन सिरमौर में। और 1948 ऑप्शन डी आप लोग देख पा रहे होंगे, ऑप्शन डी जो है 1948 सुकेत सत्याग्रह हुआ है 1948। पंडित पद्मदेव का नाम आप नोटिस रखेंगे, नोट कर लेंगे। जो सुकेत सत्याग्रह हुआ वो 1948 में कहाँ हुआ है, सुकेत में, 1948 में सुकेत सत्याग्रह मोस्ट इंपोर्टेंट सन है। 1942 में हुआ आपका पजौता आंदोलन सिरमौर में। और 1939 में हुआ आपका धामी गोलीकांड। तो तीनों इंपॉर्टेंट सन है, इसको नोट रखेंगे, पेपर में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हिमाचल प्रदेश के से राज्यसभा के प्रथम सदस्य थे। हिमाचल प्रदेश से पहले जो राज्यसभा के सदस्य थे वो थे, ऑप्शन ए चिरंजी लाल वर्मा जो है हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा के सदस्य थे हिमाचल प्रदेश से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे इसको भी, ये नाम भी। के.एल. मेहता की बात करें अगर हम, ऑप्शन बी में आप लोग देख पा रहे होंगे, हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं। 1952 की बात हो रही है। अगर यहाँ पर आता कि एन.सी. मेहता जो थे 1948 में हिमाचल प्रदेश के पहले क्या थे, चीफ कमिश्नर थे। ये चीफ सेक्रेटरी के.एल. मेहता चीफ सेक्रेटरी 1942 की बात हो रही है। और अगर एन.सी. मेहता आता ऑप्शन, तो 1948 पहले चीफ कमिश्नर हिमाचल प्रदेश के कौन थे, एन.सी. मेहता। तो इनमें कन्फ्यूजन होता है, तो बार बार मैं इसको डिस्कस करता रहता हूँ। अब तक उम्मीद है आपके जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद है काफ़ी कुछ समझ गए होंगे यहाँ पर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लिंग अनुपात है, तो हिमाचल प्रदेश में जो सेक्स रेशो है वो कितनी है, 972 जो है, 972 जो है जनगणना के अनुसार 2011 की हिमाचल प्रदेश में लिंग अनुपात है 972। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। मैंने ये भी बताया हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जितने % रहते हैं, हमीरपुर में है 406। पेपर में प्रश्न बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
हमीरपुर में है, 406 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं। जनसंख्या घनत्व की बात कर रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? हमीरपुर है, नोट रखेंगे। और सबसे कम वाला कौन सा है? ये प्रश्न भी आता है, लाहौल स्पीति है, 2 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, लाहौल स्पीति में। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद है आप लोग काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।